डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। और वेक्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, खास करके जो हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं उसमें। और क्लास 11 का पूरा फिजिक्स ही एक तरह से कह सकते हैं कि मैकेनिक्स है। ठीक है, तो देखते हैं कि वेक्टर है कहाँ से आता है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, हम लोग अगर बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग अगर फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, फिजिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। ठीक है ना। और जो लॉज ऑफ नेचर होता है उसको हम लोग एक फिजिकल अलग अलग मतलब कि सिचुएशन को अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में हम लोग क्लासीफाई कर चुके हैं। तो बेसिकली जो लॉज ऑफ नेचर है उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी स्टडी करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में क्या स्टडी करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी जो होता है इसको भी क्लासिफाई किया गया है और इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिपेंडेंस। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी अगर दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है तो उसको हम लोग जो है डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं, और एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की अगर इंडिपेंडेंट है तो उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को जो है हम लोग दो क्लास में बांटते हैं। ये हो जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा हो जाता है डेराइव्ड क्वांटिटी। इसी को हम लोग बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। अब मुझे आइडिया है, उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होगा कि बेस क्वांटिटी क्या होता है। तो बेसिकली 7 जो है बेस क्वांटिटी होता है या फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, वो सब हम लोग जानते हैं। 7 फिर भी अगर चलो मैं मेंशन कर देता हूँ उसको। 7 क्या क्या है? तो लेंथ है, मास है, टाइम है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। ठीक है, और है करंट, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। और है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक है लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं और जो डेराइव क्वांटिटी है इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनता है। तो डेराइव क्वांटिटी में बहुत सारी चीजें हम लोग बोल सकते हैं, जैसे एरिया। एरिया में क्या होता है? दो लेंथ का मल्टीप्लाई होता है तो एरिया बनता है। मतलब दो लेंथ से एरिया बनता है, वॉल्यूम। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं स्पीड। स्पीड किससे बनता है? डिस्टेंस से और टाइम से, है ना। तो हम लोग इस तरह से बहुत सारे क्वांटिटी लिख सकते हैं। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी में बहुत सारे क्वांटिटी हो सकते हैं, फंडामेंटल में ओनली 7 होता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन अदर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी अदर क्वांटिटी की जो डिपेंडेंस है उसके बेसिस पे ये एक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब इसी में हम लोग इसका जो है एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी करते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर या प्रॉपर्टी, जो कहना चाहो हम लोग कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। इसको दो क्लास में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है, एक हो गया स्केलर क्वांटिटी और एक हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है ना। मतलब कि अगर हम लोग फिजिक्स का स्टडी करना चाहते हैं तो उसका स्टार्टिंग ही वेक्टर से हो रहा है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर दोनों है, लेकिन उसका स्टार्टिंग ही एक ऐसा क्वांटिटी से हो रहा है जहाँ पे वेक्टर इन्वॉल्वमेंट है बार बार। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज के प्रॉपर्टीज में है, उसके नेचर में है वेक्टर होना है, स्केलर होना भी है। ठीक है, अब इन सब में क्या फर्क है वो सब हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत। तो मैं अगर यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग इट हैज मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। तो इसके पास जो है मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। जैसे मैं यहाँ पे कहूँगा 7 मीटर, या मैं ऐसे करता हूँ 10 मीटर, तो 10 मीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है कोई लेंथ का, है ना। तो कोई भी लेंथ को हम लोग कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कहूँगा 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर नॉर्थ, तो देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 10 मीटर नॉर्थ इज ए वेक्टर और 10 मीटर इज स्केलर। तो इसको हम लोग ऐसे, जिसके पास डायरेक्शन कोई लेंथ के साथ अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट होते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही बहुत सारे क्वांटिटी हम लोग ले सकते हैं, जैसे स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, ये सब 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, और भी कई सारे क्वांटिटी होते हैं, वर्क स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, ऐसे कई सारे क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन जो मैंने स्टेटमेंट दिया कि स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और आ जाता है कि जैसे मैं बात करूँगा करंट, तो करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। करंट के पास क्या है, करंट जो होता है, अगर मैं बात करूं करंट की, तो करंट के पास डायरेक्शन, इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, but it is not a vector quantity, but it is not a vector quantity। अब हमारा ये मसला हो जाएगा कि ये जो हमने इसको स्टेटमेंट दिया था इससे रिलेटेड, वेक्टर से रिलेटेड और स्केलर से रिलेटेड, अब तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे और एक स्टेटमेंट ऐड करेंगे और वो स्टेटमेंट अगला होगा। अगर मैं इसको बोलूंगा स्टेटमेंट, अगर इसको मैं बोलूंगा 1, तो हम लोग स्टेटमेंट 2 हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटी फॉलो अलजेब्रिक एडिशन रूल। मतलब कहने का ये है कि जैसे 2 + 3 = 5 होता, सब जाता है सिंपल। तो ऐसे इस तरह के एडिशन को हम लोग अलजेब्रिक एडिशन करते हैं। करंट में ऐसा ही होता है, इधर से 2 एम्पियर करंट आया, इधर से 3 एम्पियर करंट आया, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, और यहाँ से चला गया तो ये 5 एम्पियर करंट हो जाएगा। दोनों मिलकर के 2 एम्पियर और 3 एम्पियर क्या बनता है, 5 एम्पियर करंट बनता है। तो यहाँ पे सिंपल अलजेब्रिक एडिशन होता है। हालांकि इसके पास अलग अलग डायरेक्शन है, यहाँ भी डायरेक्शन है, यहाँ भी डायरेक्शन है, यहाँ भी डायरेक्शन है, लेकिन ये अलजेब्रिक एडिशन की तरह ऐड होता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं। हालांकि इसका कुछ और नाम भी होता है, टेंसर क्वांटिटी बोला जाता है। तो खैर फिलहाल हम लोग इसको स्केलर के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी फॉलो वेक्टर एडिशन
एडिशन रूल। अब वेक्टर एडिशन रूल में क्या होता है इसके बारे में लोग देखेंगे आगे, लेकिन जैसे यहाँ पे 2 + 3 है तो 2 + 3 = 5 हो कोई जरूरी नहीं है, ये 2 + 3 <= 5 होगा, ये <= 5 होगा। आगे बात करेंगे कैसे होगा क्यों होगा, लेकिन 2 + 3 यहाँ पे 5 नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि आखिर वेक्टर एडिशन रूल अलग कैसे है क्यों है। तो देखते हैं छोटा सा हम एग्जाम्पल लेकर के, छोटा सा इलस्ट्रेशन लेकर के, कि जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि एक बॉल है और हमने इसको कुछ वेलोसिटी दिया है 4 मीटर/सेकंड और इस पाइप का लेंथ है 16 मीटर, ऐसा लेते हैं, ठीक है। जैसे ही ये पाइप ये बॉल इसके अंदर जाता है तो इस पाइप को जो है हमें वेलोसिटी देते हैं, स्पीड देते हैं 3 मीटर/सेकंड। अब ये बॉल जब इस पाइप के अंदर जाएगा तो इसके पास अपना एक स्पीड तो उधर है ही 4 मीटर/सेकंड, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्पीड इसका ऊपर की तरफ भी हो जाएगा 3 मीटर/सेकंड। तो ये बॉल जो है, अब हम कह सकते हैं क्योंकि इस बॉल के पास 2 स्पीड है, हम लोग यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, ये जो बॉल होगा यहाँ पे जैसे ये पाइप के अंदर जाएगा, इसके पास एक स्पीड इधर है और एक स्पीड इधर है। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं 3 + 4 = 7 मीटर/सेकंड इसका वेलोसिटी होगा, ऐसा अगर हम बोल दें तो गलत भी हो सकता है, समझे। अगर हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि चलो इसके पास 2 स्पीड है ना, 2 स्पीड कैसे होगा, एक तो इसका अपना स्पीड था ही और पाइप इसको साथ साथ अपने साथ ले जा रहा है, तो जो पाइप का स्पीड वही इसका स्पीड, तो 2 स्पीड है। तो देखते हैं क्या ये 3 + 4 7 होता है कि नहीं। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 1 सेकंड बाद ये पाइप जो है कुछ कितना ऊपर जाएगा, 1 सेकंड में 3 मीटर, भाई 3 मीटर/सेकंड से चल रहा है तो 1 सेकंड में 3 मीटर ऊपर जाएगा, और ये पाइप कुछ इधर चल जाएगा 4 मीटर, इसलिए ये बॉल इधर 4 मीटर चल चुका होगा, ठीक है। अगला 1 सेकंड की हम लोग बात करेंगे, अगले 1 सेकंड में ये फिर चलेगा इधर 3 मीटर, और इतना ही टाइम में ये 8 मीटर चल चुका होगा, ये 4 मीटर, ये 8 मीटर चल चुका होगा। फिर अगर हम लोग और नेक्स्ट अगले सेकंड की बात करेंगे, अगर हम अगले सेकंड की बात करते हैं, ये पाइप और 3 मीटर ऊपर जा चुका होगा 1 सेकंड में, और ये कुछ 12 मीटर चल चुका होगा इस साइड में, ठीक है। फिर हम लोग अगर नेक्स्ट अगले सेकंड की बात करते हैं तो ये यहाँ पे अब निकल रहा होगा यहाँ से 4 मीटर/सेकंड से, और पाइप जो है यहाँ 3 मीटर और चल चुका होगा, और ये यहाँ पे 16 मीटर चल चुका होगा। अगर हम इस बॉल का मोशन को एनालाइज करते हैं, इस बॉल के मोशन को अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो देखो क्या मिलता है हमको। इसका हम लोग बॉल को क्या एक्सपेक्ट किए थे कि बॉल हमें यहाँ पे मिलेगा, लेकिन क्या रियलिटी में यहाँ मिलेगा, नहीं। तो एक्सपेक्टेड इसका डिस्टेंस क्या था, 16 मीटर, लेकिन 4 सेकंड में इसको 16 मीटर चलना था, लेकिन ये चला क्या, ये चला गया यहाँ इधर, ठीक है। तो इसका अगर मैं बात करूंगा एक्चुअल पाथ के बारे में, तो इसका एक्चुअल पाथ कौन सा होगा, ये वाला पाथ इसका एक्चुअल पाथ है। तो एक्चुअल में ये कितना चला, तो हम लोग अगर इसका ये वाला लेंथ निकालना चाहेंगे, यही इसका एक्चुअल लेंथ होगा, तो हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर ड्रॉ करेंगे, ये वाला साइड 3 3 3 3 3, ये कितना होगा 12, इसके पहले ये भी कितना होगा 12 मीटर, ये वाला लेंथ 12 मीटर, ये 16 मीटर, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये क्या बनेगा, हाइट ट्रायंगल, ये हो जाएगा 60 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर काम करो, ये हो जाएगा 20 मीटर। तो एक्चुअल में इसका डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में, टाइम इक्वल टू 4 सेकंड और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो v इक्वल टू इस डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो v इक्वल टू कितना 5 मीटर/सेकंड। मतलब ये दोनों स्पीड मिलके इसको कितना स्पीड देगा, 5 मीटर/सेकंड है।
तो यह है ना इसका एडिशन अजीब सा, मतलब अलग सा, मतलब 3 + 4 = क्या हुआ 5। ठीक है, तो इसलिए इसका एडिशन का तरीका अलग है, इसको सीधे ही अलजेब्रिक एडिशन की तरह ऐड नहीं कर सकते हैं, इसमें और भी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। यही चीज के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि एक बॉल के पास 2 स्पीड है, तो वो जो है उसका दोनों स्पीड मिला के अगर हम उसका अगर एक्चुअल स्पीड रिजल्टेंट स्पीड कहा जाए तो कितना निकल के आया 5। ठीक है, तो वो जो 5 मीटर/सेकंड स्पीड आया, ये किसकी वजह से आया, दोनों स्पीड के मिल जाने, दो स्पीड उस पर जो था वो दोनों मिला के ये 5 मीटर/सेकंड इसका स्पीड आया है या वेलोसिटी आया है, जो कहना है कह सकते हैं हम लोग। इन सब चीज़ों के बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो समझेंगे कि क्या है नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जो है कुछ बातें करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और जैसे मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर है ए, इसको हम लोग जो है, चलो बाद में लिखूंगा मैं, ये वेक्टर ए है, इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ए के ऊपर में एक छोटा सा एरो लगा के, और इसको हम लोग ऐसे फिजिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एरो गिव्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन of arrowhead gives direction of the वेक्टर, और फिजिकल क्वांटिटी, और उस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन ये बताता है। इस तरह से हम लोग जो है एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसको दिखाने का और दूसरा भी रिप्रेजेंट करने का और भी तरीका हो सकता है, जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे हम लोग मान लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये तो हम लोग जो है एक डायरेक्शन दिखाए, अब इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पे एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये अगर वेक्टर है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे है। तो डायरेक्शन को हम लोग इस तरह भी बता सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज एट थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका डायरेक्शन क्या है, इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ इज मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगा, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस इज द डायरेक्शन। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो हमको क्या देता है, डायरेक्शन। और भी हम लोग इसको जो है दिखा सकते हैं, जैसे अगर एक वेक्टर इस तरह से है तो हम लोग क्या कहेंगे, ये अगर एंगल थीटा है तो इसका लेंथ तो हमको मैग्नीट्यूड देगा, यहां बोलेंगे डायरेक्शन इज माइनस थीटा, है ना, माइनस थीटा एंगल से हम लोग डायरेक्शन बताएंगे। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं डायरेक्शन इज 360 माइनस थीटा, ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्चुअल में जनरली हम लोग एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में काउंट करते हैं, इसलिए हम लोग इसको ये कह सकते हैं 360 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। तो ये तरीका है एंगल वेक्टर का डायरेक्शन बताने का। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के तरीके इस तरह से होते हैं। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें करते हैं इसमें।
कुछ जो है स्पेशल वेक्टर के नेमिंग है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जो क्वेश्चन होता है उसमें वो टर्म्स यूज होते हैं, तो अगर हमको पहले से पता होगा तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल होता है। जैसे सम स्पेशल टर्म्स यूज्ड फॉर वेक्टर्स। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले मैं कह सकता हूं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? तो टू वेक्टर्स विच हैज सेम डायरेक्शन, या हम लोग कह सकते हैं इसे वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। दूसरा हम लोग कह सकते, जैसे देख लो यहाँ पे लिखने के लिए ये एक वेक्टर है और दूसरा ये वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसको पैरेलल वेक्टर कहेंगे। ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसको पैरेलल वेक्टर कहेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। तो यहां पे हम लोग कहते हैं वेक्टर्स हैविंग डायरेक्शन अपोजिट टू each other is called anti-parallel वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा तो उसको एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे। जैसे ये एक वेक्टर हो गया, ये एंटी पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, ये एक वेक्टर हो गया और ये एक वेक्टर हो गया, ये एंटी पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से एंटी पैरेलल वेक्टर करते हैं। और देखते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर्स हैविंग direction as well as magnitude both same is called equal vector। ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर दोनों सेम है तो इसको इक्वल वेक्टर कहते हैं। जैसे ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है, जैसे ये दोनों इक्वल वेक्टर है, ये दोनों इक्वल वेक्टर है, तो हम लोग कहेंगे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर दोनों सेम होता है तो इक्वल वेक्टर होते हैं। वेक्टर्स having same magnitude but opposite direction is called negative vector। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरह का बहुत सारे एग्जांपल हम लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इस तरह को हम लोग जो है सिचुएशन को हम लोग इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर।
छोटा सा टर्म होता है, हम लोग बात कर ही लेते हैं। एक होता है नल वेक्टर, हालांकि इसका कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, हम लोग को यूज में नहीं आता है, लेकिन हाँ कहीं कहीं ये टर्म यूज हो जाता है। वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड नल वेक्टर, या सिंपल जीरो मैग्नीट्यूड कर सकते हैं। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है उसको हम लोग नल वेक्टर बोलते हैं। तो नल वेक्टर क्या होता है? सिंपल एक पॉइंट क्या होता है? नल वेक्टर। सिक्स हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिट 1। ठीक है, अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में। एडिशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेक्टर एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में अच्छे से समझना है। तो वेक्टर एडिशन जो होता है इसको कई तरीके से किया जाता है। वेक्टर एडिशन का कई मेथड है। सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल मेथड। ये वेक्टर एडिशन का एक मेथड है। दूसरा हम लोग कह सकते हैं पॉलीगन मेथड। तीसरा हम लोग कहते हैं या ऐसे लिखता हूं पैरेललोग्राम मेथड। और तीसरा हम लोग कहेंगे पॉलीगन मेथड। ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे। ट्रायंगल मेथड सबसे पहले देखते हैं। तो ट्रायंगल मेथड में क्या होता है कि ये यूज होता है फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर के एडिशन के लिए यूज होता है ट्रायंगल मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, in this method head of a vector, tail of a vector is put at the head of another vector and then another vector without changing the direction of the vectors। वेक्टर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। वेक्टर को हम लोग जो है एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के हेड में लाकर रख देंगे, एक वेक्टर के टेल को, लेकिन ध्यान रहे कि इसका डायरेक्शन चेंज ना हो। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें करते क्या है देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एंड
then join, and then यहाँ पे join tail of first vector to head of second vector। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको ऊपर ले लेता हूँ, and then join tail of first vector and head of second vector gives resultant या sum of the two given vectors। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे आखिर इसको करते हैं, ताकि एक एग्जांपल लेके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ये वेक्टर है, इसको मैं कुछ नाम दे दिया ए वेक्टर, और एक वेक्टर इस तरह से हमारे पास है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो अगर हमसे कहा गया है ए प्लस बी करो, ए प्लस बी का वैल्यू बताओ, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ए वेक्टर को ड्रॉ किया। ठीक है, विथ डायरेक्शन प्रॉपर, ए का डायरेक्शन इधर है, मैंने ए को इस डायरेक्शन के साथ ऐसे बना दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बी को ड्रॉ करते हैं एकदम प्रॉपर उसके डायरेक्शन के साथ। ठीक है, लेकिन क्या करना, बी का टेल जो होगा ए के हेड पे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बी को ऐसे उठाएंगे, यहाँ पे लाके रख देंगे, तो बी जो होगा यहाँ ए के हेड पे ऐसे ही बना देंगे, जैसे बी है वैसे ही। ये हो गया ए, ये हो गया बी, विथ प्रॉपर डायरेक्शन हमने जैसे था वैसे। बस हमको क्या करना था कि दूसरे वाले वेक्टर को पहले वाले के हेड पे रखना था विथ डायरेक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका डायरेक्शन को चेंज कर दो रख करके। ठीक है, रख दिया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल को मिला देंगे। ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, और यहां पे एक बात करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर will be from first vector to second vector। जैसे इसका रिजल्ट का डायरेक्शन क्या होगा, फर्स्ट से सेकंड की तरफ, इस तरह से। ठीक है, इसका हम लोग और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये हमको जो है समझ में आए। इसका एग्जांपल जैसे और ले लेते हैं कुछ हम, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है P और एक वेक्टर है Q, और हमसे कहा गया करो भाई P प्लस Q। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, P को ड्रॉ किए, जैसे डायरेक्शन वैसे ही, ये P हो गया। जहां P एंड हुआ मतलब P के हेड, P का हेड कौन है, ये P के हेड से Q ड्रॉ करना है। मैं यहां से Q ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल से फाइनल को मिला देंगे, ये हो जाएगा P प्लस Q। ठीक है, इस तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। अब हमको करने के लिए कहा गया है a प्लस बी, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a बनाएंगे। a ऐसे है, ये हो गया a का जो हेड है वहां से b का टेल, b को उठाया, डायरेक्शन ध्यान रहे कि डायरेक्शन चेंज ना हो, इस तरह से प्लेस करना है इसके हेड पे कि इसका डायरेक्शन ना बदले। इसको ऐसे रख देंगे, ये हो गया b,
अब हम लोग जो है इनिशियल से फाइनल ज्वाइन कर देंगे, ये हो जाएगा a प्लस, ये तरीका है जो है ना। तो हम लोग जो है ट्रायंगल मेथड में क्या करते हैं, एक वेक्टर का जो हेड है उस पे दूसरे वेक्टर का टेल ला करके रख देते हैं। चलो और हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल इसके कर सकते हैं करने का, और मैंने कहा है। अब हम लोग देखते हैं अगला पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मेथड की बात करेंगे हम लोग। तो पैरेललोग्राम मेथड में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे ये भी यूज होता है, यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, टू वेक्टर्स आर joined tail to tail without changing direction of any of the vector। ठीक है, टू वेक्टर्स आर ज्वाइंट टेल टू टेल विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ एनी ऑफ द वेक्टर, दोनों में से किसी का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ ड्रॉ लाइन पैरेलल टू both vectors from the head of each other, the head of other vector। ठीक है, मतलब कहने का ये कह सकते हैं हम लोग समझने के लिए कि एक वेक्टर का, हम लोग एक वेक्टर लेंगे, दो वेक्टर को ड्रॉ किया, एक वेक्टर का पैरेलल लाइन दूसरे के, मतलब इस तरह से ड्रॉ करेंगे अदर वेक्टर सच दैट दे फॉर्म ए पैरेललोग्राम, both vectors from head। Now draw the lines parallel to both vectors from the head of the vectors। ठीक है, such that they form a parallelogram। now draw the diagonal from the meeting point of original vectors। ठीक है ना, जो ओरिजिनल वेक्टर्स थे उसके मीटिंग पॉइंट से डायगोनल ड्रॉ करेंगे, एंड द डायगोनल विल बी रिजल्टेंट सम ऑफ द टू वेक्टर्स। तो वो डायगोनल जो होगा वो दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट सम होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। हमारे पास जैसे ये एक वेक्टर है और दूसरा ये एक वेक्टर है, इस तरह से ए और बी। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमसे कहा गया है कि करो भाई ए प्लस बी, हम लोग क्या किया, यहाँ पे ए ड्रॉ किया और
ए के टेल से बी ड्रॉ करेंगे, मतलब इसको सीधा देखो डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब कोई क्या करेगा कि ये जो है बी को ऐसे बना देगा, गलत हो जाएगा, ऐसे बना देगा गलत हो जाएगा, ऐसे बना देगा गलत, ऐसे नहीं करना। बी जैसा है वैसा ही उठा के लाके यहाँ पे रखना है, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से बी को ला करके यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों के जो है इसके पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमको पैरेललोग्राम बनाना है, और इसके पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ड्रॉ कर दिया, ये बन गया पैरेललोग्राम। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों वेक्टर का ज्वाइंट पॉइंट था, जो ओरिजिनल वेक्टर, ये ओरिजिनल वेक्टर का ये ज्वाइंट था, यहाँ से डायगोनल बना दिया, ये जो डायगोनल होगा ये होगा a प्लस बी, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम मेथड है वेक्टर का एडिशन करने के लिए, ठीक है। आप ट्रायंगल मेथड लगाओ चाहे पैरेललोग्राम मेथड लगाओ, दोनों में जो है सेम ही आंसर आएगा। इसी को अगर मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, इसी को हम जो है ट्रायंगल मेथड से लगा के देखते हैं। ट्रायंगल मेथड लगाएंगे तो ये हो गया a, और जहां a खत्म होता है वहां से b शुरू होगा, ये हो गया b, इसको मिला देंगे हम लोग कर, ये हो गया a प्लस बी। देखो ये दोनों सेम है कि ये और ये लाइन सेम ही है अगर देखा जाए तो ये ट्रायंगल मेथड लगाओ चाहे पैरेललोग्राम मेथड लगाओ सेम ही आंसर आएगा, इसलिए सोचना नहीं है, कोई सा भी मेथड से लगाएंगे ऐसा नहीं होगा कि आंसर बदल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पॉलीगन मेथड के बारे में। तो ये तो बहुत सिंपल था, इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पॉलीगन मेथड देखते हैं। पॉलीगन मेथड मोर देन टू वेक्टर्स, फॉर मोर देन टू वेक्टर्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ट्रायंगल मेथड के तरह ही रूल लगाते हैं, है ना, जैसे ट्रायंगल मेथड में किया था, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास मोर देन टू वेक्टर है तो हम लोग क्या करेंगे, इफ वी हैव मोर देन टू वेक्टर्स टू ऐड, ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर विथ proper direction, then draw second vector from head of first vector, then again draw third vector from head of second vector without changing direction। तो डायरेक्शन को चेंज किए बगैर ऐसे करना है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग करते जाएंगे, एंड इस तरह से हम लोग जो है करते जाएंगे, और फिर फाइनली क्या करेंगे, एंड फाइनली ड्रॉ a line from initial vector to final vector from tail, यहाँ पे from tail of initial vector and join head
ऑफ फाइनल वेक्टर। ठीक है, इनिशियल वेक्टर के टेल से वेक्टर ड्रॉ करेंगे लाइन, और फाइनल वेक्टर के हेड पे ज्वाइन कर देंगे। दिस लाइन या ऐसे दिस वेक्टर विल गिव रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो ये हमको क्या देगा, सॉरी टू नहीं, रिजल्टेंट ऑफ द रिजल्टेंट सम ऑफ द वेक्टर्स। जो भी वेक्टर्स है उसके रिजल्टेंट सम ये हमको बताएगा। हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं इसमें। जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर है ए, और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है, मान लेता हूं मैं ये है बी। एक वेक्टर है हमारे पास तीसरा, ये मान लेते हैं सी। ठीक है, और भी हो सकता है, ये हमारे पास चौथा वेक्टर है, फोर्थ वेक्टर, ये मान लेता हूँ फोर्थ वेक्टर हमारे पास, ये इस तरह से डी। और हमसे कहा गया कि भाई करो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी और डी को ऐड करने के लिए कहा गया है। तो हम लोग एक तरफ से शुरू करेंगे, पहले बनाएंगे वेक्टर ए। जहां वेक्टर ए खत्म होगा, वेक्टर ए बनाया, जहां वेक्टर ए खत्म हुआ वहां से हम लोग वेक्टर बी ड्रॉ करेंगे। वेक्टर बी ड्रॉ कर लिया ऐसे, जैसे एकदम डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ये हो गया बी। जहां वेक्टर बी खत्म हुआ वहां से हम लोग करेंगे वेक्टर सी। वेक्टर सी ऐसे है, तो ये हो गया वेक्टर सी। और जहां वेक्टर सी खत्म हुआ वहां से शुरू करेंगे वेक्टर डी, ये हो गया वेक्टर डी, इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला देंगे, और हमारे पास चार वेक्टर और वेक्टर है नहीं, हम इसको मिला देंगे। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इस तरह से हम लोग पॉलीगन मेथड यूज करते हैं। इसको प्रॉपर स्केलिंग करके, स्केल से और एंगल मेजर करके जब ड्रॉ किया जाता है तो ये रिजल्टेंट एकदम प्रॉपर आंसर देता है। और एग्जांपल ले लेते हैं, ये है P, ये है P, ये है Q, ये है R, और हम ले लेते हैं P Q R, ये है S। इस तरह से लेते हैं, ऐसे ही लेता हूँ, ये है S, और ये है मान लेता हूँ T। इस तरह से हमारे पास चार पांच वेक्टर है। हमको बोला है कि करना है P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T, ऐसे। ठीक है, हम लोग जो है जब इसको सोल्व करेंगे, हम लोग प्रॉपर डायरेक्शन का ख्याल रखना है। किसी भी वेक्टर का इस रूल में पुट करते वक्त डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये होगा कि हम लोग इस सीरियल को मेंटेन करेंगे तो अच्छा, मतलब ये ज़्यादा बेहतर रहता है हमारे लिए। जैसे पहले P बनाएंगे, फिर Q बनाएंगे, फिर R, फिर S, फिर T। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग ड्रॉ करके। सबसे पहले मैंने P को ड्रॉ किया, ये हो गया P। जहां से P खत्म होता है वहां Q ड्रॉ किया, ये हो गया Q। Q से हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, R, ये बना दिया R, ये हो गया R। R से हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, S, R से S, R से S ऐसे ड्रॉ कर देंगे। S से हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा मैं पीछा ही दिखाता हूँ, ये हो गया R, और R से फिर S। ठीक है, S से फिर हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, T। अब T जहां पे खत्म होता है वहां पे हम लोग मिला देंगे ला करके, ये T।
ठीक है, ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल से फाइनल मिला देंगे। ये हो जाएगा, ये जो वेक्टर होगा ये p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी हो जाएगा इस तरह से। तो ऐसे करते हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। हम लोग एक तरफ से सारे वेक्टर को ड्रॉ करते आते हैं, एक के हेड पे दूसरे का टेल रखते जाते हैं और हमको इस तरह से ये वेक्टर बन जाता है जो रिजल्टेड वेक्टर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजीली क्या, बस एक बात का ध्यान रखना है कि पहला वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, दूसरा वेक्टर को उसके हेड से ड्रॉ करेंगे, तीसरा वेक्टर को दूसरे के हेड से, ठीक है, और तीसरे वेक्टर को चौथे वेक्टर को तीसरे के हेड से प्रॉपर डायरेक्शन के साथ अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमको सही मतलब मिल जाएगा आंसर। वेक्टर एडिशन से रिलेटेड एक बात हम गौर करेंगे कि वेक्टर एडिशन इज वेक्टर एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, देखते हैं लोग। तो वेक्टर एडिशन जो है ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। जैसे हम लोग कहते हैं ए वेक्टर है प्लस बी, इसको अगर मैं बी प्लस ए लिखूँ तो भी आंसर सेम ही आता है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे मैं कहूँगा एक वेक्टर हुआ ए और मैं ले लेता हूँ दूसरा वेक्टर, ये हो गया वेक्टर जो है, मान लेता हूँ मैं कुछ ये हो गया इस तरह से बी, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं ए प्लस बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो इस तरह से हमको यहाँ पे मिल गया ए प्लस बी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ए प्लस बी किया तो मुझे इस तरह रिजल्ट मिला। अब अगर मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ बी प्लस ए, तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये हो गया हमारा बी, पहले बी ड्रॉ कर लेते हैं, ये बी, और जहाँ बी खत्म होता है वहां से हम ड्रॉ करेंगे ए को, ये हो गया बी, और जहाँ बी खत्म होता है वहां से ड्रॉ करेंगे ए। अब हम लोग इसको मिला देते हैं, ए प्लस बी प्लस ए। देखो दोनों रिजल्ट जो है सेम है, ये लाइन और ये लाइन सेम ही है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव जो है लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। इसी को अगर तुम चाहो, इसको अगर हम चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं कि पैरेललोग्राम मेथड से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे उससे देखो या इससे देखो एक ही बात है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देखा हमने, ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब अगला अगर हम लोग कहेंगे यहाँ पे वेक्टर एडिशन फॉलो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर इस तरह से है तो ये होना चाहिए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से। ये बी और सी है, तो सबसे पहले मैं बी प्लस सी बना लेता हूँ, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये हो गया बी प्लस सी, ये बी प्लस सी हो गया। और बी प्लस सी जो है ये स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, ए के हेड से, तो ये हो गया ए के हेड से स्टार्ट हुआ बी प्लस सी। अब रिजल्टेंट अगर लिखना है तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले मैंने क्या किया, बी प्लस सी करके मैंने बी प्लस सी लेके आया, और बी प्लस सी कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ए के हेड से, ए पहले, तो बी प्लस सी बना दिया, और यहाँ पे हमने ए का हेड जैसे ए का वैसे ला के रख दिया, ये रिजल्टेंट मिल गया मुझे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसको अगर जो है इस तरीके से करें, ए प्लस बी,
तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए प्लस बी, और अगर हम लोग बात करेंगे इसके रिजल्टेंट की तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी से स्टार्ट कौन होगा, सी, तो यहाँ से हम लोग बना देंगे सी, जैसे है वैसे सी हम लोग करते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये सेम है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इस तरह से तो है, ए प्लस बी प्लस सी इस तरह से भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे वेक्टर एडिशन को मैथमेटिकल टर्म में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं वेक्टर एडिशन इन मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म इसका हम लोग देखेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा और बाकी सारी चीज़ें भी निकालेंगे, जैसे एंगल वेंगल ये सब चीज़ें निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वेक्टर एडिशन इन मैथमेटिकल फॉर्म। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल मेथड को। ट्रायंगल मेथड के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो देखते हैं हम लोग जो है, मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर अगर ये है बी है इस तरह से। तो अगर मुझे ए प्लस बी करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ए ड्रॉ किया और जहाँ पे ए खत्म होता है वहाँ से बी ड्रॉ करेंगे और हम इसको मिला देंगे, ये लाइन हो जाएगा ए प्लस बी, ये लाइन हो गया ए प्लस बी। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म मतलब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये सब कुछ निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले कि यहाँ पे जो है हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। इस पॉइंट से जो है, जो फाइनल पॉइंट है वहां से अपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो एंगल यहाँ पे मान लेते हैं ये कुछ एंगल बना रहा होगा दोनों वेक्टर के बीच में, दोनों वेक्टर के बीच में कुछ एंगल होगा। मैं कहूँगा ये जो वेक्टर है, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो बनता होगा। वो एंगल हमने यहाँ बना लिया। ये थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी और बिटवीन टू वेक्टर्स, इस तरह से। अब ये एंगल बना दिए, तो ये है ए का कुछ मैग्नीट्यूड अगर हम लोग बात करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ए का क्या होगा, ए, या ऐसे ही मैं लिख देता हूँ, ये ए का मैग्नीट्यूड को ए बोल देंगे और बी का मैग्नीट्यूड को हम लोग बी बोल देते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड को अगर मैं बात करूंगा ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड को इस तरह से हम लोग बोल दिया, ठीक है। अब अगर मैं देखता हूँ इस ट्रायंगल में अगर थोड़ा सा गौर किया जाए, इस ट्रायंगल में इस लेंथ को मैं नाम दे देता हूँ वाई और इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स। ऐसे दे दिया अपना मर्जी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में हम लोग कह सकते हैं वाई बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ पे कह सकते हैं एक्स बाई बी इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ। अब देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू बी साइन थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू बी कॉस थीटा, इस तरह से लिख देंगे। ये वाला हो गया x और ये वाला है y, ठीक है। अब अगर मैं बात करूंगा इस ट्रायंगल में इसका बेस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका लेंथ हो जाएगा a प्लस एक्स और इसका लेंथ क्या हो गया y। इस ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में मैं ये वाला काम इस छोटे वाले ट्रायंगल में किया, मैं नाम लिख ही देता हूँ। मैं इस ट्रायंगल का नाम लिख देता हूँ, ये हो गया a, मैं इसे नाम देता हूँ ये b और ये c और ये d। ये काम मैंने किया है BCD ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD। अब मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल ADC। अगर ADC ट्रायंगल को देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका बेस हो जाएगा a प्लस एक्स और इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा y।
तो मैं कहूँगा कि ये जो रिजल्टेंट है, इसको रिजल्टेंट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ आर, ठीक है। ये जो आर रिजल्टेंट है ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर का वाई का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको ओपन करेंगे, ए प्लस एक्स का वैल्यू क्या है बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमको मिलेगा इसको सोल्व करने के बाद, क्या मिलता है देखते हैं हम लोग। इसको सोल्व करने के बाद मिलेगा हमको r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, और ये हो जाएगा ये कोस, ये जो है ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ये इसको ऐसे में लिख देता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 2ab कोस थीटा, ये इस तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट का जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग एक बात और भी बता सकते हैं यहाँ पे, ये तो रिजल्टेंट वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड बताया, अब यहाँ पे और भी हम लोग बातें बता सकते हैं, जैसे ये बता सकते हैं कि ये जो हमारे रिजल्टेंट वेक्टर है ये जो इनिशियल वेक्टर है इससे कितना एंगल पे है, ठीक है ना। जैसे हम लोग कहेंगे एंगल या डायरेक्शन बोल सकते हैं हम लोग, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ ए वेक्टर। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वाला एंगल जो है कुछ अल्फा, ये एंगल तो पता होगा आपको थीटा वाला, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल है वो हमको पता होगा, ठीक है। ये वाला एंगल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये वाला परपेंडिकुलर बाई दिस p बाई d होता है ना, tan थीटा इक्वल टू होता है p बाई d, p क्या है y और b क्या है a प्लस एक्स, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ y अपॉन a प्लस एक्स, और ये क्या हो जाएगा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू है b साइन थीटा a प्लस b कोस थीटा। तो इस तरह से tan अल्फा का वैल्यू आया, और अल्फा इक्वल टू लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा। ये लिखने का तरीका है, यहाँ इतना भी लिख के छोड़ देंगे तो चलेगा काम, क्योंकि यहाँ पे अगर जो वैल्यू आएगा इसको इस तरह कंपेयर करेंगे अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में होता है, हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेक्टर और वेक्टर ए। उसी तरह से मैं इसके रिस्पेक्ट में भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये एक एंगल डायरेक्शन बताने का एक तरीका है वेक्टर का इन टर्म्स ऑफ एंगल। ये जो डायरेक्शन दिया हुआ तो है ही, लेकिन हम लोग बता सकते हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इतना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये इतना है, और इस वेक्टर का डायरेक्शन जो है क्या है, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन है अल्फा, दिस वेक्टर इज एट एंगल अल्फा विथ ए, ये हो गया इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो ये ट्रायंगल मेथड में इंफॉर्मेशन है। हम लोग बात करेंगे कि पैरेललोग्राम मेथड में देखते रिजल्ट क्या एचडी आता है, क्योंकि देखो दोनों मेथड तो सेम ही है, दोनों मेथड दो वेक्टर के एडिशन के लिए है, तो दोनों में रिजल्ट सेम ही आना चाहिए। देखते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। तो हमारे पास जैसे एक वेक्टर था ये a और दूसरा वेक्टर था यहाँ पे हमको b, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में कुछ एंगल होगा, तो हम ये वेक्टर बनाते हैं, ये है a और ये है वेक्टर b, और इसके बीच में एंगल है थीटा, ये मेंशन होगा, पता होगा हमको,
तो ये जो है हम लोग अब इसको कैसे बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये हो गया पैरेललोग्राम और इसको मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। तो ये जो लाइन होगा ये क्या है, a प्लस बी, ठीक है। हम इसका कुछ नाम भी कर देते हैं, हम इसका नाम कर देते हैं P Q R S। तो P R इज रिजल्टेंट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है। ये a प्लस बी आया है, वैसे ही a का मैग्नीट्यूड a मान लेंगे, b का मैग्नीट्यूड b मान लेंगे। तो देखो अगर ये इसका ये b है, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं कहूँगा b है तो ये भी b होगा, इसका a है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर होना चाहिए इस लाइन की, इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, अगर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, बहुत से अगर देखेंगे तो, ठीक है। ये लाइन पैरेलल, ये एंगल थीटा दे भी थीटा, क्योंकि ये क्या होगा, इसको बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये एंगल थीटा हो गया, ये बी है, तो इसको मैं नाम देता हूँ, फिर से इसको मैं नाम देता हूँ आर एस है ना, इसको मैं दे देता हूँ टी। तो ये हो जाएगा, इसको मैं नाम देता हूँ, इसका लेंथ को मैं बोलता हूँ एक्स और इसको बोल देता हूँ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से लिख सकते हैं y बाई बी इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से y इक्वल टू बी साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे हम लिखेंगे x बाई बी इक्वल टू कोस थीटा, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं x इक्वल टू बी कोस थीटा। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे अगर इसके बारे में बात करेंगे, इन ट्रायंगल, ये क्या था, इन ट्रायंगल एस आर टी। अब हम लोग बात करेंगे इन ट्रायंगल पी आर टी। इन ट्रायंगल पी आर टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये किसके बराबर होगा, ये जो है हो जाएगा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड के बराबर। a प्लस बी के मैग्नीट्यूड को अगर हम नाम दे देते आर रिजल्ट है ऐसे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, सॉरी इसको मैं लिखता हूँ a प्लस एक्स का वैल्यू b कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इस तरह से लिख दिए। हम लोग इसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से जो है हमने इसको लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। ये हमने इस तरह से इसको लिख दिया। अब देखिए ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ये अगर वैल्यू 1 है तो देखो हमको यहाँ पे क्या मिला, ये मिला हमको r, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। सेम आंसर आया एज अर्लियर वन, पहले वाले की तरह ही यहाँ पे आंसर आया, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे, ये तो आ गया रिजल्टेंट, ये आ गया मैग्नीट्यूड। अब अगर हम बात करेंगे फिर से डायरेक्शन की, इसका डायरेक्शन बताओ, तो इसका डायरेक्शन हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग बता देंगे, ये मान लेते ये वाला एंगल अल्फा है, हम लोग क्या कहा था, ए के साथ ही कितना एंगल बना था, अल्फा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टेन अल्फा। डायरेक्शन यहाँ लिखता हूँ, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन अल्फा। टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बाई ए प्लस एक्स, और वाई का वैल्यू कितना है, बी साइन थीटा और ए प्लस बी कोस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा टेन अल्फा का वैल्यू। अगर अल्फा निकालने बोला है तो टेन इनवर्स ऐसे लिखा जाएगा, बी साइन थीटा ए प्लस बी कोस थीटा। और इसे वैल्यू अगर दिया हुआ रहता है तो ये एंगल अपने आप निकल के कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन बताते हैं। ये डायरेक्शन क्या है, मैं बोलूँगा द रिजल्टेंट वेक्टर इज एट एंगल अल्फा विद ए, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस वेक्टर का डायरेक्शन ही बता सकते हैं इसीलिए। तो
तो फाइनली हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर इस तरह से अगर बी है, दोनों को अगर सम किए पैरेललोग्राम मेथड से तो इसका जो रिजल्टेंट आता है ये होता है रिजल्टेंट ए प्लस बी, ठीक है। और ट्रायंगल मेथड से इसको अगर करेंगे तो इसका हो जाता है ये हुआ ए, ये हो गया बी, ये हो जाता है ए प्लस बी, किसी से भी कर लो दोनों से। अब अगर मैं ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड आता है, ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड आता है जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोल रहे हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चाहे उस मेथड से करो चाहे इससे करो, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। उसके बाद हम लोग बोले थे कि ये थीटा क्या है, तो थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर आया इसका हम लोग बोल सकते हैं कि ये वेक्टर कुछ अल्फा एंगल पे है ए से, तो हम लोग यहाँ पे बताते हैं इसका डायरेक्शन के लिए tan अल्फा। मैंने शुरू में बताया था कि वेक्टर का डायरेक्शन एंगल के रिस्पेक्ट में भी बता सकता है और डायरेक्शन को मेंशन करके भी बता सकता है कि ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, जो भी जा रहा है वो मेंशन करके बता सकता है। और किसी एक वेक्टर के रिस्पेक्ट में एंगल बता के देकर भी बताया जा सकता है। तो मैं tan अल्फा को यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या आया था b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये दो चीजें हैं जो हमको पता रखना है। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला तो ठीक है, इसको तो याद करना है। अब यहाँ पे बात होता है कि ये डायरेक्शन जो मैंने बताया ए के रिस्पेक्ट में, अब हमसे अगर पूछा जाए कि बताओ डायरेक्शन बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में तो बता दिया, बी के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन क्या होना चाहिए, फिर कैसे बताएंगे। तो हम लोग एक बात ध्यान दो, यहाँ पे गौर से देखो, जिसके साथ डायरेक्शन बताएंगे वो नीचे होगा और उसका कोई साइन कोस नहीं होगा। मैं बस एक याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे इसको याद रखा जाए। तो ए के साथ डायरेक्शन बताए हैं तो ए नीचे है और इसके साथ कोई कोस और साइन नहीं लगा है, बी के साथ कोस और साइन लगेगा। अब बात यह है कि बी के साथ साइन ऊपर होगा कि नीचे होगा, कोस ऊपर होगा कि नीचे होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर इसको tan के साथ, मतलब एक याद रखने का तरीका से बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई मतलब रूल है, ऐसा नहीं। तो साइन ऊपर होगा और कोस नीचे होगा तो तभी tan बनेगा। तो सोच के देखो, अगर मुझे मान लेता हूँ कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल मान लेते हैं कुछ बीटा है, तो हम लोग tan बीटा बताएंगे अगर, ठीक है। tan बीटा अगर हम लोग बताएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा, b जो है नीचे होगा, b क्या होगा अकेला, जिसके साथ एंगल बताएंगे वो उसको कोस साइन नहीं करेंगे। अब बचा ए के साथ साइन होगा, ए के साथ कोस होगा, ठीक है। तो ए के साथ साइन किधर होना चाहिए, ऊपर, क्योंकि साइन ऊपर वाला साइन और कोस tan बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a साइन थीटा और b सॉरी a कोस थीटा। इस तरह से याद रखने का एक तरीका है, क्योंकि हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि वेक्टर ऐसे ही दिया होगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दो वेक्टर ऐसे हैं, ऐसे हैं, ठीक है, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आया, बोलेगा बताओ इसके साथ एंगल कितना बनाता है, या इसके साथ, किसी के साथ पूछ सकता है। तो ऐसे केस में किसी एक को हम लोग खाली मान के क्यों चलेंगे कि इसके साथ एंगल, हम किसी भी वेक्टर के साथ एंगल बता सकते हैं। और वेक्टर एंगल बताने का तरीका क्या है, हम लोग क्या करेंगे, जिसके साथ एंगल बताएंगे वो अकेला रहेगा, उसका कोस और साइन नहीं करेंगे। उसके अलावा बचा ए, जो दूसरा बचेगा उसका कोस और साइन होगा, लेकिन उसका साइन ऊपर अगर होता है और कोस नीचे होता है तो अभी tan बनेगा ना, इसलिए हम लोग इस तरह से इसको लिख देते हैं। तो ये याद रखने का एक तरीका है। चलो हम लोग एक एग्जाम्पल छोटा सा करके देखते हैं ताकि इससे जो है हम लोग को समझ में आए चीज। जैसे हम लोग ले लेते हैं, हमारे पास एक वेक्टर है, मान लेते हैं ये एक वेक्टर है, इसका लेंथ है मान लेता हूँ 6 मीटर, और एक दूसरा वेक्टर है 6 ले लेते हैं, मीटर नहीं लेता हूँ, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो 6 यूनिट है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट और दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, ठीक है। और दिया हुआ है इसके बीच का जो एंगल है, ये एंगल हमको दिया हुआ है मान लो 60 डिग्री, ठीक है। अब हमको बोला है, बताना है कि इस वेक्टर को नाम भी दे देता हूँ, ये वेक्टर है a और ये वेक्टर है b, इस तरह से कुछ भी दे सकते हैं, या ऐसा करो a b नहीं दो, a b यूज कर चुके हैं। इस वेक्टर का नाम मैं लिख रहा हूँ p और ये वेक्टर है q,
ये दो वेक्टर है, ये 60 डिग्री का एंगल है। अब अगर मुझे पूछा गया कि इसका रिजल्टेंट बताओ तो मैं क्या करूंगा, P प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू कोस थीटा का वैल्यू कोस 60। इसको लिख दिए हम लोग, इसको कितना रिजल्ट आएगा देखते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 36 प्लस 100 प्लस 2 इंटू 120 इंटू 1/2 का अंडर रूट, ये हो गया 60। ये हो गया कितना, ये हो गया 196। ये आ गया इसका रिजल्टेंट। ठीक है, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, 196 का वैल्यू कितना होता है अंडर रूट, ये मेरे ख्याल से ये जो रिजल्टेंट है इसको मैं ऐसे आर से भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्टेंट आर इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक नाम दिया हूँ बस। ये हो जाएगा आर का वैल्यू जो आ जाएगा ये आ जाएगा 196 का अंदर मेरे ख्याल से 14 होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। अब अगर हमको यहाँ बताना है, बोलेगा एंगल डायरेक्शन विथ क्यू बताओ। अगर डायरेक्शन क्यू के साथ पूछा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ करेंगे tan, कुछ भी नाम दे दो, अल्फा बीटा थीटा कुछ भी देना है जो भी। ये रिजल्टेंट कुछ होगा मेरे ख्याल से, ये कोई रिजल्टेंट वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 14। ठीक है, अब डायरेक्शन बताना इसका किसके साथ, क्यू के साथ। ठीक है, मैं इसको कुछ भी नाम दे देता हूँ, कुछ भी अल्फा बीटा जो भी देना दे देते हैं, हम इसका नाम दे देते हैं अल्फा, इसका नाम हम अल्फा देते हैं, तो 10 अल्फा। अब जिसके साथ डायरेक्शन पूछा है हम लोग क्या करेंगे, उसको नीचे रख देंगे, ये होगा 10। ठीक है, ऊपर में क्या आ जाएगा 6 साइन 60 और यहाँ पे आ जाएगा 6 कोस 60। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या कितना आता है। 6 साइन 60 तो 6 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2 अपॉन 10 प्लस 6 इंटू 1/2, जो भी आएगा ये आ जाएगा 3√3 अपॉन 30। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे इसे बोलने का तरीका होता है कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 3√3/30। ये आंसर ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हमको एंगल पूछ दिया जाता किसके साथ, अगर यहीं पे हमको एंगल पूछ दिया जाता P के साथ, ठीक है ना, अगर पूछा जाता डायरेक्शन विथ P, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, द रिजल्टेंट वेक्टर इज एट एंगल अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 3√3/30 विथ वेक्टर Q। उसी तरह से डायरेक्शन ऑफ P बोलेंगे तो 10 में नाम देता हूँ इसका बीटा, हमारी मर्जी नाम कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बीटा को मैं लिखूंगा। अब देखो इसके साथ डायरेक्शन बना रहे हैं तो इसको हम लोग लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब बचाइए इसका साइन और कोस करेंगे तो 10 साइन ऊपर होगा साइन 60 10 cos 60, ये हो जाएगा 10 इंटू √3/2 और ये हो जाएगा 6 + 5, ये हो जाएगा 10 बीटा इक्वल टू 5√3 अपॉन कितना हो जाएगा 11। तो मैं बोल सकता हूँ बीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 5√3/11। ये इस तरह से हमारे पास आ जाता है इसका डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, या हम कहते हैं ए एंड बी आर टू पैरेलल वेक्टर। सेम डायरेक्शन में क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर, या हम लोग कह सकते हैं ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर। तो हम लोग ए बी का सम कैसे करेंगे, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा का अंडर।
अब अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, अगर डायरेक्शन सेम है तो एंगल क्या होगा, थीटा। अगर एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर भी इधर है ए बी, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो, है ना, सेम डायरेक्शन तो जीरो। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ए प्लस बी का जो भी मैग्नीट्यूड होगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1। कोस थीटा का वैल्यू, कोस जीरो का वैल्यू कितना होता है 1। इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये लूप खत्म, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी। तो सिंपल मैग्नीट्यूड क्या होगा, सीधा अलजेब्रिक सम। ठीक है, यहाँ पे गौर करके देखो, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, अलजेब्रिक सम। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि कोस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, कोस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि कोस का वैल्यू -1 से 1 होता है। कोस थीटा का सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे हम लोग कोस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू लिए हैं, तो a प्लस बी का जो सम है इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो किसी भी दो वेक्टर के सम का मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज algebraic sum of the vectors when they are parallel। जब वो पैरेलल वेक्टर होंगे तो हम लोग उसका सीधा अलजेब्राइक सम कर देंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे, वही मैक्सिमम वैल्यू देगा और वही उस वेक्टर का रिजल्ट होगा। तो दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, उसका अलजेब्राइक सम। और अलजेब्रिक सम कब कर सकते हैं, जब उसके बीच का एंगल थीटा 0 होगा या दोनों वेक्टर पैरेलल होगा। ठीक है, तो दो वेक्टर का मैक्सिमम सम हो सकता है a प्लस बी। सिंपल हम लोग कह सकते हैं अलजेब्रिक सम व्हेन एंगल बिटवीन देम इज 0। If two vectors a and b are in opposite direction, that is anti-parallel vector। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन कह लो या हम लोग कहते हैं कि एंटी पैरेलल वेक्टर है ए और बी। अगर हमको ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, तो देखो कैसे होगा, ये हो गया ए, तो दूसरा वेक्टर क्या होगा इधर बी, या ये ए है और ये बी है। तो अगर दो वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन है तो इसके बीच का एंगल थीटा क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे करूंगा ए प्लस बी, अगर मैं यहां पे करूंगा a प्लस बी, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, और cos 180 का वैल्यू होता है -1। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इस तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 2ab, -1 की वजह से क्या हो गया, देखो भाई चलो मैं लिख ही देता हूं -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो गया, a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी, ये ऐसा। अब देखो दो वेक्टर का कोस थीटा का जो है, यहां पे फिर से मैं लिखता हूं, कोस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे कोस थीटा का अगर मिनिमम वैल्यू आया है, ये अगर मिनिमम वैल्यू है तो इसका जो रिजल्ट है इसका, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू है इसका a प्लस बी का। तो किसी दो वेक्टर का मिनिमम वैल्यू होता है उसका अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन कर लो। ठीक है, अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन या उसका सब्ट्रैक्शन, सिंपल सब्ट्रैक्शन
ठीक है, लेकिन कब? जब उसके बीच का एंगल 180 डिग्री हो या जब वो एंटी पैरेलल हो। तो किसी दो वेक्टर का मिनिमम सम क्या हो सकता है? उसका सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग यहां पे कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स A and B, A plus B equal to A minus B। और ये कब होगा? when theta equal to 180 डिग्री और A and B are एंटी पैरेलल। A और B एंटी पैरेलल हो या थीटा 180 डिग्री हो। तो दो वेक्टर का सम का मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका सम, सिंपल अलजेब्रिक सम, उसके मैग्नीट्यूड का सिंपल अलजेब्रिक सम, जबकि उसके दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0 या दोनों वेक्टर पैरेलल। दो वेक्टर के मिनिमम वैल्यू सम का क्या होगा? उसका अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन, सिंपल सब्ट्रैक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड का। कब? जब उसके बीच का एंगल 180 हो या दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हो। तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो मैं उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सीधा दोनों को ऐड कर दूंगा। जैसे 5 और 3 दो वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड 5 और 3 है, तो बोलेगा उसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो सिंपल 5 + 3। अगर हमारे पास एक वेक्टर है 5 और 3 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो अब बोलेगा उसका सम कितना होगा? तो हम लोग 5 - 3 कर देंगे। इस तरह से हमको ये रिजल्ट मिलेगा। तो वो ये जो वैल्यू है 5 + 3 और 5 - 3 ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग इससे यहाँ पे जो है अब हम लोग एक बात ये कह सकते हैं कि एक वेक्टर, अगर हमारे पास दो वेक्टर है A plus B, इसकी अगर मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा A - B, ठीक है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा A plus B। तो दो वेक्टर का जो सम होगा, दो वेक्टर का सम होगा वो उसके सब्ट्रैक्शन से ज्यादा होगा और उसके एडिशन से ज्यादा होगा। इसीलिए हम लोग ये बात कह सकते हैं 3 + 4 अगर हमारे पास दो वेक्टर है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 7 और इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? -1। ठीक है, ये हो सकता है दो वेक्टर का। और अगर मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करेंगे पॉजिटिव वैल्यू की, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 + 4 का, 3 + 4 का सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो इट शुड बी <7 एंड > 1। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को अगर हम लोग इग्नोर, ये माइनस को अगर हम लोग इग्नोर करें तो इसका सिर्फ अगर वैल्यू की बात किया जाए तो ये इस तरह से होगा इसका रिजल्टेंट। तो 1 से लेकर के 7 के बीच में इसका आंसर हो सकता है कुछ भी। ठीक है, क्योंकि ये मोड साइन के साथ लिखते हैं इसलिए हम लोग जनरली पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला, इफ two vectors A and B are perpendicular to each other। अगर दो वेक्टर A और B परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे ये अगर A है तो ये B है, इसका बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हम लोग A + B करते हैं। A + B का मैग्नीट्यूड हो जाएगा A² + B² + 2AB cos 90, और ये क्या निकल के आया? A² + B² प्लस ये 2AB cos 90 का वैल्यू 0, तो हमारे पास आंसर आया A² + B²। ठीक है, सॉरी A² + B² का √। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका रिजल्टेंट सिंपली A² + B² होता है। अब तुम अगर थोड़ा सा इसको गौर से देखो तो ये बात समझ में भी आएगा, लगेगा हाँ सही बात है। जैसे मैं कहूँगा कि ये वेक्टर था A और B, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ फिर से, ये वेक्टर है A और ये दूसरा वेक्टर है B। ठीक है, इसका अगर मुझे रिजल्टेंट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, इसको मिला देंगे, ये होगा इसका रिजल्टेंट।
अब अगर गौर से देखा जाए, ये अगर b है तो ये भी b होगा, ये a और ये b है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर पाइथागोरस थ्योरम सिंपल ट्रायंगल की तरह तो बन रहा है। ठीक है, इसको अगर हम लोग देखेंगे ऑन अदर हैंड ट्रायंगल मेथड से, ये हो गया a तो ये हो गया b, और अगर हम लोग a प्लस b करेंगे तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट a प्लस b, और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा फिर वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, ये तो होगा रिजल्टेंट। ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि ये वेक्टर का इसका डायरेक्शन क्या होगा, जैसे मैं इसको बोलता हूँ कि अगर अल्फा है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टेन अल्फा, ये कौन सा है, एंगल विथ ए। मैं इसको लिख सकता हूँ टेन अल्फा को, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, तो मैं लिख सकता हूँ b बाई ए। अगर मैं ये वाला एंगल बताना चाहूँगा तो हम लोग बोल सकते हैं, ये वाला एंगल का नाम अगर मैं दे देता हूँ बीटा, ये अगर मैं बोल देता हूँ बीटा, तो बीटा इक्वल टू क्या, टेन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन बीटा इक्वल टू ए बाई बी, ए बाई बी, ये ए है। अगर इसके साथ देखो, इसके साथ एंगल निकाल रहे हो तो देखो ये वाला लाइन, ये वाला लाइन ए है तो ये वाला लाइन भी ए ही होगा, तो इसके सामने वाला क्या होगा, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये बेस, जिस पर एंगल है वो बेस, तो यहाँ पे अगर मैं टेन बीटा लिखूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या होगा ए बाई बी। या इसको दूसरा तरीका और भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखो टेन अल्फा इक्वल टू, जैसे हमारे पास यहाँ पे आ गया टेन अल्फा इक्वल टू दिस, तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए, क्योंकि ये वाला एंगल क्या है 90 माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या है बीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, तो मैं लिख सकता हूँ बीटा इक्वल टू 90 माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, 90, तो दोनों तरीका है, लेकिन ये ज़्यादा इजी है और फटाफट इसको लिख देंगे। अच्छा, और पिछले जो दो केस था जो सीधे डायरेक्शन में, जैसे दोनों वेक्टर ऐसे हैं, जो पैरेलल केस था, पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल, भाई पैरेलल वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी सेम ही होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका भी एंगल सिर्फ जीरो ही रहेगा। जो एंटी पैरेलल वेक्टर है उसमें जो रिजल्टेंट होगा, जैसे रिजल्ट इसमें तो ठीक है, एंटी पैरेलल में मैं थोड़ा बता देता हूँ, जो एंटी पैरेलल वेक्टर है इसको मिटा के बता देता हूँ, जो अपोजिट वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब अगर मैं कहूँगा एंटी पैरेलल वेक्टर वाला केस जो लास्ट में बताया था, एंटी पैरेलल या अपोजिट, एंटी पैरेलल वेक्टर अगर है, मतलब एक वेक्टर इधर है दूसरा वेक्टर इधर है, ए और बी, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा जो ज़्यादा बड़ा होगा, जैसे मान लेते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, तो रिजल्टेंट होगा ए माइनस बी, और इसका डायरेक्शन किसकी तरफ होगा, ए की तरफ। भाई ए माइनस बी करेंगे बचेगा कौन, ए, इसका डायरेक्शन किधर होगा, ए की तरफ। अगर इसका डायरेक्शन ए की तरफ है तो मैं अगर पूछूंगा कि बताओ रिजल्टेंट का एंगल विद बी क्या है, तो क्या बोलेंगे 180। इसका जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है ना, अगर ए बी से ज्यादा है, अगर ए बी से ज्यादा है तो ए माइनस बी जो होगा इसका डायरेक्शन इस साइड होगा, भाई ज्यादा वाले की तरफ। जैसे मान लेता हूं ये मेरे पास है 5 और ये मेरे पास है मान लेता हूं 10, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, इस साइड का 5 इसके साथ चला जाएगा, बचेगा इधर का 5, तो डायरेक्शन क्या होगा, इधर का। अगर यहीं पे ऐसा होता, ये है 10 और ये है 5, तो इतना इधर का इसके साथ चला जाएगा, बचेगा किधर, इधर का 5। बस मैं एक समझने का तरीका बता रहा हूँ, समझने का बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो डायरेक्शन हो जाएगा ए माइनस बी का, तो मैं डायरेक्शन क्या बोलूंगा यहाँ पे बोलूंगा रिजल्टेंट is at 0 degree with A, resultant is at 180 degree with B। अब अगर यहाँ पे ऐसा होता B is greater than A, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, A प्लस बी इक्वल टू B माइनस A।
सॉरी बी माइनस सी, ऐसे कर सकते हैं, बी बड़ा है तो अब हम लोग यहाँ पे बोलेंगे डायरेक्शन किसकी तरफ होगा, बी की तरफ। तो हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट is at 0 degree with B, resultant is at 180 degree with A। ऐसे ये कॉमन सेंस का बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये खुद से समझ में आने वाली बात है, ये अपना कॉमन सेंस पहचाना जाएगा कि किधर इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है, ये है ए और दूसरा वेक्टर ये है बी। ठीक है, ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट एडिशन सम करने के लिए हमको पता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँगा ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी के लिए हम लोग कुछ क्या करते हैं ऐसे, ये होता है ए प्लस बी। हमसे क्या करने के लिए कहा गया है, हमसे कहा गया है फाइंड ए माइनस बी। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए और बी। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी को अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे अगर लिख दूँ तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। ऐसे लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब अगर मुझसे ए माइनस बी करने के लिए कहा जाए तो मैं क्या करूंगा, ये वेक्टर है ए, ये हो गया ए और ये है बी। तो भाई यहाँ पे सोचने वाली बात है, अगर मैं कहूंगा कि माइनस बी किधर होगा तो भाई माइनस बी इसका क्या होगा, जस्ट अपोजिट, ये क्या होगा माइनस बी, ये माइनस बी हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करता था ए प्लस बी के बारे में बात करता था तो ए प्लस बी कुछ इस तरह से आया था, यहाँ पे कुछ ऐसे, ये ए प्लस बी। अब मैं ए प्लस माइनस बी करूंगा तो अब भी फिर हम लोग वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे भी जो है हम लोग पैरेललोग्राम बनाएंगे, इसके पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा, ये क्या देगा ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला लाइन हो गया हमारा ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो पैरेललोग्राम मेथड का यूज करके हमने कर दिया। कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, इसको तो ऊपर वाला पोर्शन तो खैर हमारा यहाँ पे यूजफुल नहीं है, हमने ए बनाया और ए बनाने के बाद माइनस बी बनाया, और माइनस बी किधर होगा, जिधर बी है उसका जस्ट उल्टा। ठीक है, और दोनों को ऐड करते हैं, जैसे सिंपल ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसमें अगर इसकी को अगर मैं ट्रायंगल मेथड से दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा, तो जैसे देखो ये हो गया ए और मैं कहूंगा माइनस, देखो अच्छा पहले प्लस करके दिखाती हूँ, ये हो गया बी, तो ये हो जाता है ए प्लस बी। अब मुझे कहा है ए प्लस माइनस बी, हमको क्या करना है, ए प्लस माइनस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं ए, ये हो गया ए। अब ए में माइनस बी, अगर ये बी है तो माइनस बी किधर होगा, इधर, ये हो गया माइनस बी, और हम लोग इसको मिला देंगे, ये आ जाएगा ए माइनस बी, सिंपल, इजी से फाइन। तो ट्रायंगल मेथड से भी देखो ये और ये सेम ही है, दोनों सेम है, तो दोनों तरीके से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि इसके रिजल्टेंट बताने का, इसका रिजल्टेंट कितना होगा, एंगल कैसे होगा, ये सारी बातें बताएं। चलो अब हम लोग बात करेंगे इसके रिजल्टेंट के बारे में, और एंगल कितना होगा कैसे बताएंगे इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे थे कि ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, और हमसे कहा था ए माइनस बी फाइंड करने के लिए, तो दोनों वेक्टर के बीच में तो कुछ एंगल दिया होगा कि ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूंगा माइनस बी करना है ना, तो मुझे तो इधर वाला वेक्टर चाहिए,
ये वाला एंगल कितना होगा, ये ए और माइनस बी के बीच का एंगल, ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, ए और माइनस बी के बीच का जो एंगल होगा इसको मैं यहाँ नहीं लिख करके बाहर ले लेता हूँ, ये जो एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल होगा। और इसका रिजल्टेंट तुम लोग कल निकाल कर देख ही लिए, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे था, इसका रिजल्टेंट कुछ जो है इस तरह से यहाँ पे ये था इसका रिजल्टेंट। अब फिर हम लोग इसका एंगल वेंगल भी निकाल लेंगे, जो भी होगा वो तो कर ही लेंगे, ये अल्फा को इस तरह से माने। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका रिजल्टेंट के कोई वैल्यू के बारे में। तो मैं यहाँ पे अगर बोलूँगा, यहाँ पे जैसे a प्लस बी होता है तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब यहाँ पे a प्लस माइनस बी करूँगा मैं, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो है कोस 180 माइनस थीटा, ये क्या होता है माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे करूँगा, ये तो है एडिशन के लिए, अब मैं अगर सब्ट्रैक्शन लिखूंगा a माइनस बी तो सब तो सेम ही रहेगा सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग करेंगे a स्क्वायर प्लस माइनस बी का, देखो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर ये प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2ab माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये हो जाता है a माइनस बी। तो बहुत सिंपल है, कोई फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा क्या हो गया यहाँ पे बस माइनस साइन आ गया, जो फॉर्मूला पहले वाला था एडिशन का फॉर्मूला। तो इस तरह से हम लोग a माइनस बी इजीली निकाल सकते हैं इसका रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट आ गया a माइनस बी का। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इसका एंगल बताओ, तो ये वाला a है तो ये भी a, ये b तो ये भी b, अगर इसका वैल्यू a है तो ये भी तो पैरेलल लाइन है इसका, तो ये भी a, और ये b तो ये भी b। अगर मुझे ये वाला एंगल बताना है tan अल्फा, ये वाला एंगल बताना है tan अल्फा, तो tan अल्फा फिर वही बात हम लगाएंगे। हम लोग यहाँ पे जिसके साथ एंगल बताना है उसको नीचे रख देते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे बताऊंगा, वही रूल लगाता हूँ tan अल्फा अगर निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, a को नीचे। अब देखो यहाँ पे b के साथ cos थीटा sin थीटा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे b के साथ cos थीटा sin थीटा करेंगे, तो अब यहाँ पे आ जाएगा b sin थीटा। ठीक है, b sin थीटा, लेकिन नीचे में आ जाएगा b cos थीटा। ठीक है, ये इतना फर्क है, इसको याद रखना है। अब अगर देखना चाहोगे कि ये कैसे हुआ, तो देखो हम लोग इजीली समझ सकते हैं इस बात को। देखो कैसे करते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ, तो देखो ऐसा इसलिए हुआ कि देखो यहाँ पे b, यहाँ पे तो थीटा इसके बीच का एंगल तो है नहीं, इसके बीच का एंगल क्या है b साइन 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस b कोस 180 माइनस थीटा, एक्चुअल में ये था। और इसको तुम सोल्व करोगे तो हम मान जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए ये बन जाता है b, ये बन जाता है b साइन थीटा अपॉन a माइनस b कॉस थीटा, ये हो जाता है tan अल्फा। रूल वही है जो वहां पे था, फर्क क्यों आया इस एंगल की वजह से, क्योंकि यहाँ पे थीटा का जो है ना 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 180 माइनस थीटा, जिसके वजह से कोस माइनस थीटा हो गया, माइनस कोस थीटा हो गया, और ये इस तरह से एंगल आएगा। वैसे इसके साथ एंगल निकालना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, इजीली निकाल सकते हैं। इसके साथ अगर निकालना है एंगल हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बी के साथ एंगल निकालेंगे। और वैसे भी एक बात और है, वैसे भी अगर हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे इसके साथ एंगल, तो वही रूल लगाएंगे जो पहले तो लगाए थे। ठीक है, ये इसके साथ निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, अगर ये वाला थीटा, देखो ये अल्फा हमको पता है और ये टोटल है 180 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल अगर बीटा है तो एंगल बीटा इक्वल टू 180 माइनस थीटा, टोटल एंगल है माइनस अल्फा। 180 माइनस थीटा ये वाला टोटल एंगल है, और माइनस अल्फा कर देंगे, सिंपली आंसर आ जाएगा। अल्फा हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, तो जो अल्फा हम निकाल चुके हैं तो हम लोग बीटा भी निकाल लेंगे। ये टोटल एंगल है 180 माइनस थीटा, ये टोटल है
ये टोटल है y माइनस थीटा, इसमें अल्फा माइनस कर देंगे, बीटा आ जाएगा। अल्फा कहाँ से आएगा? अल्फा यहाँ से आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग सब्ट्रैक्शन में भी अंदर कुछ एग्जाम्पल देख, इससे रिलेटेड जो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, जैसे हम लोग बोलते हैं कि टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का है और उसका रिजल्टेंट भी सेम है ना। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैज रिजल्टेंट सेम इज द वेक्टर्स। तो बताना है कि वो दो वेक्टर कितने एंगल पे हैं, है ना। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द, व्हाट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन द वेक्टर्स, ये है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो मान लेता हूं दोनों वेक्टर ए है, ए मान लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इसका रिजल्टेंट भी क्या है? ए ही है। ए प्लस बी का रिजल्टेंट भी क्या है? ए ही है। दोनों का रिजल्टेंट भी सेम ही है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर करेंगे ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है। अब मैं a और b की जगह पे रखूंगा a, और a स्क्वायर प्लस 2a इंटू a cos थीटा, ये हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 2a स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा का जो वैल्यू होता है यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल टू 2a स्क्वायर इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a इक्वल टू 2 इंटू 2 4, एक 2 बाहर आ गया, a स्क्वायर के बदले में एक बाहर आ गया, और कोस स्क्वायर थीटा के बदले में कोस थीटा अंडर रूट से बाहर आ गया। अब ये a कैंसिल हो गया। हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कोस थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2। ठीक है ना। तो थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 120 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल कितना था, 120 डिग्री। ठीक है, हम लोग और एग्जांपल करते हैं, अगला देखते हैं। मैग्नीट्यूड of two vectors are in ratio 3:5 if resultant of the vectors is 28 if angle between them is 60 degree. Find the magnitude of each vector. ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक वेक्टर a है जो कि 3x है,
ठीक है, रेशियो में जब दिया होगा ऐसे लिखते हैं ना। और दूसरा वेक्टर बी है जो कि 5x है। अगर दो क्वांटिटी रेशियो में दिया हुआ है तो एक हम लोग लेते हैं x या कुछ भी मान लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो a और b का जो मैग्नीट्यूड है वो 3x और 5x है। और इसका रिजल्टेंट की अगर हम बात करेंगे a प्लस b, तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू कॉस 60 का अंडर रूट। ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 15x इंटू 1/2। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 15x स्क्वायर, हाँ ये कर दिया हमने। अब अगर इसको हम ऐड करके देंगे तो ये आता है 49x स्क्वायर का अंडर रूट। तो a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड होगा ये क्या आ गया 7x। a प्लस b का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास 7x। ठीक है, और ये 7x किसके बराबर होगा 28, क्योंकि ये जो है हमको दिया हुआ है ये है 28, तो 28 इक्वल टू 7x। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल गया हमको 4, x आ गया 4। तो अब हम वेक्टर बता देंगे क्या क्या होगा इसका वैल्यू। तो हम लोग बोल देंगे a इक्वल टू 3 इंटू 4 मतलब 12 और b इक्वल टू 5 इंटू 4 ये हो जाएगा 20। तो इस तरह से हम लोग इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं इजीली।